डेप्रिसिएशन का सेकेंड क्लास अपने स्टार्ट करते हैं। तो लास्ट डे अपने जो पढ़े थे वो एक बार रिवाइज कर लेते हैं फटाफट। सबसे पहले अपने देखे थे डेप्रिसिएशन का मीनिंग। डेप्रिसिएशन का मीनिंग यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? डेप्रिसिएशन मीन्स फॉल इन द वैल्यू ऑफ टैंजिबल एसेट्स ड्यू टू। तो टैंजिबल एसेट्स मतलब ऐसा एसेट्स जिसको अपने देख सकते हैं, छू सकते हैं। तो अगर टैंजिबल एसेट्स के वैल्यू में गिरावट आ रहा है, फॉल, उसका वैल्यू अगर रिड्यूस हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? मतलब उसका क्या हो रहा है? डेप्रिसिएशन हो रहा है। डेप्रिसिएशन का रीजंस क्या है? किस किस कारण से डेप्रिसिएशन होता है? पहला रीजन है यूज ऑफ असेट। अगर अपने असेट को बहुत ज्यादा यूज कर लेंगे तो विद टाइम क्या होता है? उसका वैल्यू कम हो जाता है। दूसरा एफ्लक्स ऑफ टाइम। एफ्लक्स ऑफ टाइम मतलब क्या बोले थे? समय का बीत जाना, राइट। तीसरा ऑब्सोलेसेंस। टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट अगर हो जाता है, आज मेरे पास कोई एक लैपटॉप है, लेकिन थोड़ा दिन बाद क्या एक अच्छा, उससे भी ज्यादा अच्छा फीचर वाला लैपटॉप आ जाएगा, तो मेरा जो लैपटॉप है उसका वैल्यू क्या हो जाएगा? ऑटोमेटिकली डिग्रेड हो जाएगा। और फिर क्या है? एक्सीडेंट्स। अगर एक्सीडेंट्स हो जाता है तो भी क्या है? मेरा वैल्यू सेम नहीं रहेगा, उसका वैल्यू गिर जाएगा। तो ये अपना डेप्रिसिएशन का रीजन था। उसके बाद हम लोग देखें तीन चीज यहाँ पे। फॉल इन द वैल्यू ऑफ टैंजिबल एसेट्स। तो अगर टैंजिबल एसेट्स का वैल्यू गिर रहा है तो उसको अपने डेप्रिसिएशन बोलते हैं। ये चीज अपने देख चुके। ये सब तुम लोग को थ्योरेटिकली पूछ सकते हैं एमसीक्यू में, इसलिए वाला बताए थे हम। अगर इंटैंजिबल, इंटैंजिबल मतलब जिसको अपने देख भी नहीं सकते, टच भी नहीं कर सकते, तो अगर इन एसेट्स का वैल्यू में गिरावट आता है तो उसको अपने डेप्रिसिएशन नहीं बोलते, इसका दूसरा नाम है, दिस इज अमोर्टाइजेशन। ठीक है, इसका अकाउंटिंग अभी अपने क्लास 11 में नहीं सीखेंगे, ये आगे का चीज है। फिर है तीसरा वेस्टिंग असेट्स। वेस्टिंग असेट्स का एग्जांपल नेचुरल रिसोर्सेज धीरे धीरे क्या हो रहा है? वो एग्जॉस्ट हो रहा है। दैट मीन्स जैसे जैसे वो एग्जॉस्ट हो रहा है उसका वैल्यू क्या हो रहा है? कम होता जा रहा है। तो उसको अपने क्या बोलते हैं? डिप्लीशन। ठीक है। अब ऐसा कौन कौन सा फैक्टर्स है जो कि डेप्रिसिएशन को क्या करता है? अफेक्ट करता है। सबसे पहला कॉस्ट। तो आपने ऑलरेडी जर्नल में ये चीज पढ़े थे कि मेरा असेट जब तक रेडी टू यूज कंडीशन में नहीं आ जाता, उसके पहले का जितना भी अपना खर्चा हो रहा है वो क्या होता है? असेट की कॉस्ट में ऐड हो जाता है। मतलब उसको अपने क्या बोलते हैं? अपने उसको कैपिटलाइज करते हैं, राइट। जैसे कि अपने मान लो खरीदे 1 लाख रुपया में, फिर अपने ट्रांसपोर्टेशन का फ्रेट चार्जेस होता है, ट्रांसपोर्टेशन 40,000 रुपया दिए हैं, फिर मान लो उसको इंस्टॉल करवाएंगे तो 5,000 दिए हैं, तो अपना वैसा देखा जाए तो टोटल कॉस्ट क्या आ रहा है? 1,45,000 आ रहा है। हम लोग जब ये खरीदते हैं मशीनरी या सब लोग कुछ भी खरीद रहे हैं, तब हम लोग जीएसटी भी देते हैं, राइट। हम लोग जीएसटी भी क्या कर रहे हैं? पे कर रहे हैं। लेकिन हम लोग जीएसटी को क्या है? कॉस्ट में इंक्लूड नहीं करेंगे, बिकॉज हम लोग क्या करते हैं? ये इनपुट जीएसटी हो गया ना। बिकॉज अगर अपने सामान खरीद रहे हैं तो उस वक्त अपने जो जीएसटी दे रहे हैं दैट इज इनपुट जीएसटी। तो अपने क्या करते हैं? इनपुट जीएसटी को आउटपुट जीएसटी के संग सेट ऑफ करते हैं। लेकिन अगर अपने इसको कॉस्ट में इंक्लूड कर लिए, तब अपना रूल ये है कि अपने इसको फिर सेट ऑफ नहीं कर पाएंगे। ठीक है ना, इसका क्रेडिट नहीं ले पाएंगे आउटपुट जीएसटी के अगेंस्ट, इसीलिए अपने जीएसटी क्या है? कॉस्ट में इंक्लूड नहीं करते हैं। तो अपना कॉस्ट में क्या क्या आ जाएगा? परचेज प्राइस, ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा और इंस्टॉलेशन का खर्चा। तुम लोग का जर्नल एंट्री में तुम लोग किया भी, अगर अपने इंस्टॉलेशन दे रहे हैं कोई मशीनरी का या फर्नीचर का, तो अपने इंस्टॉलेशन अकाउंट डेबिट नहीं लिखते, अपने वो असेट का अकाउंट को डेबिट करते हैं, राइट। तो वही है। दूसरा एस्टिमेटेड रेसिडुअल वैल्यू या फिर स्क्रैप वैल्यू। इसका मतलब क्या है? एस्टिमेटेड रेसिडुअल वैल्यू ऑफ असेट एट द एंड ऑफ इट्स इकोनॉमिक लाइफ। कि मान लो कोई हम चीज खरीदे, मेरे को लग रहा है 10 साल बाद ये बर्बाद हो जाएगा, इसको यूज नहीं कर पाएंगे, और अगर अपने उसको उस समय बेचने जाएंगे तो मेरे को मेरा 2-4 हजार रुपए में बिक जाएगा। तो वो जो 2-4 हजार रुपए है वो क्या हो गया? मेरा स्क्रैप वैल्यू, मतलब रद्दी के भाव में जो अपने सामान बेचते हैं, दैट इज स्क्रैप वैल्यू। फिर एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ ऑफ द असेट। एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ ऑफ द असेट मतलब ये असेट का प्रोडक्टिविटी, प्रोडक्टिव लाइफ कितना है, इकोनॉमिक लाइफ कितना है, कितना साल वो अच्छे से अपने को काम दे सकता है। तो क्या लिखा हुआ है यहाँ पे? पीरियड फॉर विच असेट्स कैन बी यूज्ड प्रोडक्टिवली विदाउट इनकरिंग एक्स्ट्रॉर्डनरी रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस। तो मान लो भाई कोई भी वॉशिंग मशीन या कोई गाड़ी कुछ भी, अपने को लग रहा है अपने 3-4 साल उसको अच्छे से यूज कर लिए, फिर 5th-6th ईयर मेरे को लग रहा है कि मेरा तो भयंकर रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस में खर्चा लग रहा है, तो हम इतना ज्यादा रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस में खर्चा क्यों देंगे? इससे तो बेटर हम नया वो सामान ही उठा के ले आएंगे। तो मतलब 3-4 साल जो मेरा वो अच्छे से चला, वो क्या हो गया? मेरा एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ ऑफ द एसेट। मतलब एक असेट का यूजफुल लाइफ कितना है। ठीक है। उसके बाद क्या लिखा हुआ है अपने यहाँ पे? लीगल प्रोविजंस। लीगल प्रोविजंस के अंदर क्या लिखा हुआ है? कंपनी लॉ, मतलब जो अपना कंपनीज एक्ट 2013 है, कंपनीज लॉ एंड इनकम टैक्स एक्ट प्रिस्क्राइब मेथड एंड रेट ऑफ चार्जिंग डेप्रिसिएशन। तो ये जो इनकम टैक्स एक्ट है इसमें बहुत सारा मेथड्स दिया हुआ है कि कौन सा असेट में कौन सा मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन अपने को लगाना है और उस असेट का रेट क्या रहेगा।
ठीक है, वो कितने रेट से डेप्रिशिएट होगा। तो अगर मान लो रेट चेंज होता है तो डेप्रिसिएशन का अमाउंट भी तो चेंज हो जाएगा ना। तो ये सारा फैक्टर्स है जो कि क्या करते हैं, मेरा डेप्रिसिएशन को अफेक्ट करते हैं। ठीक है, ये सब तुम लोग का थ्योरी में तुम लोग को पूछ सकता है। स्टेट टू फैक्टर्स मार्क्स के ऊपर डिपेंड करेगा। 4 नंबर से ज्यादा तो थ्योरी तुम लोग आएगा नहीं, मतलब एक क्वेश्चन क्या है 1-2 नंबर का ही रहेगा, उससे ज्यादा का तो रहेगा नहीं। बट हम यहाँ पे तुम लोगों को 4 पॉइंट्स लिखवा दिए। उसके बाद एक इंपॉर्टेंट नोट ये लिखवाए थे हम, वाइल कैलकुलेटिंग डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर, जब अपने 1 साल का डेप्रिसिएशन निकाल रहे हैं, बी केयरफुल रिगार्डिंग डेट ऑफ परचेज ऑफ असेट एंड डेट ऑफ सेल ऑफ असेट। हम लोग को ध्यान रखना है कि अपने असेट को कब खरीद रहे हैं, और अपने को ये भी ध्यान रखना है कि अपने असेट को कब बेच रहे हैं। एक एग्जाम्पल करवाए थे, ये मान लो अपना टाइमलाइन है, 1 अप्रैल 2019 को मेरा फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट हो रहा है और 31 मार्च 2020 को मेरा फाइनेंशियल ईयर एंड हो रहा है। हम लोग 1 सितंबर को क्या है, 1 सितंबर 2019 को कोई एक मशीनरी खरीदे जिसका दाम 10,000 रुपया है, और मेरा रेट ऑफ डेप्रिसिएशन अपने को क्वेश्चन में दिया रहेगा, मान लो यहाँ दिया हुआ है 10%। तो अपने को बोल रहे हैं डेप्रिसिएशन निकालना है। डेप्रिसिएशन अपने कितना महीना का निकालेंगे, अपने मशीन कब खरीदे सितंबर को, और अपना डेप्रिसिएशन अपने कब लगाएंगे, ईयर एंड में, इस डेट में अपने क्या करेंगे, डेप्रिसिएशन लगाएंगे। ठीक है, तो अपने पास इस साल मशीन कितना देर था, कितना दिन तक था, 7 महीना तक था। तो अपना डेप्रिसिएशन कैसे निकल जाएगा, 10,000 इंटू 10% इंटू 7/12। तो अपना 7 महीने का डेप्रिसिएशन निकल गया। समझ आया? ठीक है, अब आ जाओ मेथड्स ऑफ डेप्रिसिएशन। मेथड्स ऑफ डेप्रिसिएशन। सबसे पहला लिखो स्ट्रेट लाइन मेथड, स्ट्रेट लाइन मेथड स्लैश फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड, फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड, ओरिजिनल कॉस्ट मेथड, ओरिजिनल कॉस्ट मेथड। ठीक है ना, तो ये एक ही मेथड का 3 नाम है। क्या है, स्ट्रेट लाइन मेथड, फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड और ओरिजिनल कॉस्ट मेथड। तुम लोग को ये तीनों ही नाम याद रखना पड़ेगा, बिकॉज क्वेश्चन में तुम लोग को कुछ भी दे देगा कि ओरिजिनल कॉस्ट मेथड के थ्रू निकालो, तो तुम लोग को पता होना चाहिए। तो मैंने सबसे इनमें से पॉपुलर तो यही है, तो इसका शॉर्ट फॉर्म क्या है, SLM। SLM मतलब स्ट्रेट लाइन मेथड। ठीक है, चलो इसके अंदर जो पॉइंटर्स है वो लिख लो। डेप्रिसिएशन इज कैलकुलेटेड, depreciation is calculated every year on the cost of asset। अभी लिख लो, फिर अपने एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे और क्लियर हो जाएगा। depreciation is calculated every year on the cost of asset। दूसरा लिखो, amount of depreciation is constant every year। amount of depreciation is constant every year। value of asset becomes zero at the end, ये तीनों चीज लिख लो। ठीक है, चलो अच्छा एक बार फॉर्मूला भी लिख लो SLM का। तुम लोग को 2 चीज बोल सकता है इसमें, अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन निकालने के लिए। तो अगर बोलेगा अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन निकालो, तो तुम लोग क्या फॉर्मूला यूज करोगे, कॉस्ट ऑफ असेट
माइनस estimated residual value, इसका दूसरा नाम क्या है, स्क्रैप वैल्यू, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इयर्स ऑफ एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ। तो अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन अगर एसएलएम मेथड के थ्रू निकालने बोलेगा तो तुम लोगों को कैसे निकालना पड़ेगा, एसेट का जो कॉस्ट है माइनस स्क्रैप वैल्यू, मान लो 4 साल के बाद बोला है ये 2000 के दाम में बिक जाएगा, तो माइनस 2000 डिवाइडेड बाई, बोल रहा है यूजफुल लाइफ उसका 5 इयर्स है, तो डिवाइडेड बाई 5, तो अपना क्या निकल जाएगा, अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन निकल जाएगा। ठीक है, एक बार फॉर्मूला बोलो मेरे साथ, कॉस्ट ऑफ असेट माइनस एस्टिमेटेड रेसिडुअल वैल्यू डिवाइडेड बाय यूजफुल लाइफ, एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ। चलो ठीक है, अब रेट ऑफ डेप्रिसिएशन, तो अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन डिवाइडेड बाय टोटल कॉस्ट ऑफ असेट इनटू 100। तो देखो अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन तो अपने ऊपर निकाल ही लिए ना, ये अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन यही वाला डिवाइडेड बाय टोटल कॉस्ट ऑफ असेट इनटू क्या करेंगे, 100 करेंगे, तो अपना परसेंट फॉर्म में आ जाएगा, 9%, 2%, 3% ऐसे करके अपना रेट दे देगा। जनरली ये वाला जो फॉर्मूला है ना, ये बहुत इजी है, तुम लोग को क्वेश्चन में इतना इजी देगा नहीं, बट स्टिल तुम लोग को एमसीक्यू में पूछ सकते हैं फॉर्मूला, इसीलिए क्या है फॉर्मूला बताती है। क्वेश्चन में क्या करेगा, वो बहुत तरीके का असेट देगा कि इस दिन खरीद रहे हैं, फिर इस दिन बेच रहे हैं, फिर वापस मिडिल ऑफ द ईयर में खरीद ले रहे हैं, एक मशीन फिर वापस बेच दे रहे हैं, तो इस हिसाब से तुम लोग को कंफ्यूजिंग मैनर में वो समझ देगा, वो सीधा सीधा सम कभी नहीं देगा डेप्रिसिएशन में। तो हाँ, जैसे जनवरी में एक मशीन खरीदे, फॉर एग्जांपल हम लोग फरवरी में उसको बेच दिए, एंड देन मार्च में हम लोग एक और बार खरीदे, तो जो दूसरी बार हम जो खरीदे तो हम लोग मार्च लेंगे ना, वो तो सम करेंगे तब देखेंगे ना अर्शल, अभी मत जाओ समय, तो सम तो करेंगे, अभी सम थोड़ी किए अपने, समझा। वो तो अपने को डेट वगैरह सब बता देगा कि तुम मंथ की शुरुआत में खरीद रहा है कि मंथ के एंड में खरीद रहा है, अगर मंथ की तुम शुरुआत में खरीदेगा तो ऑफकोर्स वो मंथ भी काउंट होगा, मंथ के एंड में खरीदेगा तो वो मंथ काउंट क्यों होगा, तब तुम्हारा नेक्स्ट मंथ से काउंटिंग होगा, समझा मेरा बात। मतलब वही उसका फर्स्ट मंथ है। हाँ ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे क्या देखे मेरे को बताओ, तो एसएलएम का दो और नाम मेरे को बताओ, पहला बात एसएलएम का फुल फॉर्म बताओ, स्ट्रेट लाइन मेथड, इसका दो और नाम क्या है, फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड और ओरिजिनल कॉस्ट मेथड। इसका पॉइंटर्स क्या, अभी हम तुम लोग को प्रूफ करवा देंगे ये तीनों चीज। पहला क्या लिखा हुआ है, डेप्रिसिएशन अपने क्या करते हैं, कैलकुलेट करते हैं एवरी ईयर, किस पे, ऑन द कॉस्ट ऑफ असेट। अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन इज कांस्टेंट एवरी ईयर, किस मेथड में, एसएलएम मेथड में। और फिर क्या बोल रहा है, वैल्यू ऑफ असेट्स बिकम जीरो एट द एंड। अब देखो ये जो तीन चीज हम मार्क किए, ये तीनों क्या करते हैं, अपने प्रूफ करते हैं। तो कॉस्ट ऑफ असेट मान लो तुम लोग का, कॉस्ट ऑफ असेट है 1,00,000, डेप्रीसिएशन का रेट तुम लोग को दे दिया 25%। ठीक है, तो मेरे को बताओ, तो देखो मेरा बात सुनो, क्या अपने को ये वाला लगाने का जरूरत है, नहीं, क्योंकि इसमें तो अपने को डिटेल से नहीं दिया ये सब, अपने को तो सीधा रेट दे दिया। तो अपने डेप्रिसिएशन अब कैसे निकालेंगे, डेप्रिसिएशन कैसे निकालेंगे, सीधा 1,00,000 इंटू 25 करेंगे, 1,00,000 इंटू 25% करेंगे, कितना आ जाएगा, 25,000। ये अपना क्या आ गया, डेप्रिसिएशन आ गया। और पॉइंटर 2 में हम तुम लोग को क्या बोले, अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा हर साल। अब ध्यान दो, अगर हम ये की टाइमलाइन बनाए, मतलब तुम लोग भी लिखते जाओ, चलो हम शुरू में डेप्रिसिएट, मतलब शुरू में हम क्या है, मशीनरी खरीदे, यहाँ पे अपना 12 महीना खत्म होगा, मान लो ये 1 अप्रैल था, और यहाँ पे क्या है 31 मार्च को मेरा क्या हो रहा है, अगले साल ईयर खत्म हो रहा है, ये 1 साल है अपना। मेरा क्या बोल रहा है यहाँ पे, डेप्रिसिएशन इज कैलकुलेटेड एवरी ईयर ऑन द कॉस्ट ऑफ असेट,
तो असेट का कॉस्ट कितना है? 1 लाख रुपया। 1 लाख का 25% कितना होता है? 25,000। हाँ, तो आपने पूरा साल क्या किए? मशीन को यूज कर लिए, पूरा साल मशीन को यूज कर लिए। तो अब मेरा वैल्यू कितना बचा? 75,000। चलो, अब दूसरा साल हम लोग क्या किए? ये मेरा दूसरा साल है, ठीक है? ये क्या है? मेरा दूसरा साल। हम दूसरा साल भी क्या कर रहे हैं? मशीन को यूज कर रहे हैं। अब मेरे को बताओ, डेप्रिसिएशन 75,000 के ऊपर लगेगा कि 1 लाख के ऊपर? क्यों 1 लाख के ऊपर? अर्शल ध्यान दो, डेप्रिसिएशन इज कैलकुलेटेड एवरी ईयर ऑन द कॉस्ट ऑफ असेट। असेट का जो कॉस्ट है, ओरिजिनल कॉस्ट है, उस पे लगेगा। ओरिजिनल कॉस्ट कितना है? 1 लाख रुपए। 1 लाख के ऊपर 25% लगेगा, तो वापस से 25,000। तो अब 75,000 ईयर के एंड में वैल्यू बचा था। 75,000 माइनस 25,000 किए कितना? 50,000। फिर हम लोग थर्ड ईयर वापस क्या किए? मशीन को यूज किए। फिर 1 साल हम लोग पूरा मशीन को यूज कर रहे हैं, तो मेरा डेप्रिसिएशन कॉस्ट ओरिजिनल कॉस्ट पे लगेगा। ओरिजिनल कॉस्ट कितना है? 1 लाख। तो मेरा डेप्रिसिएशन का अमाउंट कितना आ गया? हाँ, तो यहाँ पे वैल्यू कितना बचेगा? 25,000। फिर लास्ट ईयर, दैट इज फोर्थ ईयर, हम लोग वापस से क्या किए? अपना मशीन को यूज कर रहे हैं, तो मेरा ओरिजिनल कॉस्ट पे डेप्रिसिएशन का अमाउंट कैलकुलेट होगा। तो ओरिजिनल कॉस्ट 1 लाख था, 1 लाख का 25% कितना होता है? 25,000। तो थर्ड ईयर के एंड में कितना बचा हुआ था? 25,000। अब इस साल और 25,000 से वैल्यू कम हो गया, तो यहाँ पे क्या बचा? 0। समझ में आया? तो देखो, वही हम तुम लोग को बता रहे हैं, डेप्रिसिएशन एसएलएम मेथड के लिए है ये, और भी अपने एक मेथड पढ़ेंगे। एसएलएम में क्या है? डेप्रिसिएशन हर साल अपने कैलकुलेट करते हैं, किसके ऊपर? ओरिजिनल कॉस्ट के ऊपर, ठीक है? और मेरा डेप्रिसिएशन का अमाउंट क्या है हर साल? कांस्टेंट। देखो, मेरा डेप्रिसिएशन का अमाउंट हर साल क्या है? कांस्टेंट, ठीक है? और मेरा वैल्यू ऑफ असेट्स बिकम्स व्हाट? बिकम्स 0 एट द एंड। तो यहाँ पे क्या हो रहा है? ये 0 बन रहा है एट द एंड। हाँ, तुमको ऑफ कोर्स बहुत सारा साल नहीं देगा, तुम्हारे आंसर में एसएलएम में 0 नहीं आएगा, बिकॉज वो तुमको 2-3 साल ही देगा बस। हम लेकिन तुमको बता रहे हैं, एसएलएम का मेन चीज हम तुम लोग को बता दिए कि इस हिसाब से फंक्शन करता है ये मेथड। समझ आया एसएलएम मेथड? ठीक है, इसलिए देखो इसका नाम भी है फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट। फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मतलब अपना जो डेप्रिसिएशन है वो फिक्स्ड है हर साल, और ओरिजिनल कॉस्ट मतलब डेप्रिसिएशन जो लगता है वो ओरिजिनल कॉस्ट के ऊपर लगता है। इसलिए देखो इसका मैंने जो 3 नाम है, ये सारा इंटरकनेक्टेड है, तीनों ही इंटर रिलेटेड है ये। तो कॉन्सेप्ट समझने के बाद क्या है ना, नाम याद रह जाते हैं। अब तुम लोग को देखने का जरूरत नहीं पड़ेगा, वो नाम आते ही तुम लोग को समझ में आ जाएगा कि हाँ ये पहला वाला मेथड है जो अपने पढ़े। ठीक है, अब दूसरा मेथड में आ जाओ। written down value diminishing balance method, diminishing balance method, डिमिनिशिंग बोलो रिड्यूसिंग बोलो, बात तो एक ही है, ठीक है? दूसरा नाम नहीं लिख रहे हम, और लिखो इसके अंदर। depreciation is calculated, depreciation is calculated every year on the written down value, on the written down value of asset. दूसरा लिखो, depreciation keeps on decreasing year after year. Depreciation keeps on decreasing year after year. और वहां पे वो 0 हो रहा था, क्या यहाँ पे 0 होना चाहिए? नहीं, वैल्यू ऑफ असेट नेवर बिकम्स 0।
value of asset never becomes 0. ठीक है, चलो लिखो एग्जाम्पल. Cost of asset 1 lakh. Rate of depreciation 10%. चलो टाइमलाइन बनाते हैं अपने. तो मान लो ये मेरा पहला साल है. मेरा अमाउंट कितना है ओरिजिनल? 1 लाख रुपए में हम खरीदे. हम क्या किए, पूरा 12 महीना हम इस मशीन को यूज किए हैं. ठीक है, ईयर एंड में क्या लगेगा, मेरा डेप्रिसिएशन लगेगा. ये 12 महीना का डेप्रिसिएशन अपना कितना हुआ, 1 लाख का 10% विच इज कितना, 10,000. तो ईयर के एंड में इसका, इस मशीन का कितना वैल्यू बचा, 90,000. पता है ये 90,000 को क्या बोलते हैं, रिटन डाउन वैल्यू. क्या बोलते हैं, रिटन डाउन वैल्यू. और यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, WDV में depreciation is calculated every year on the written down value of asset. तो अब दूसरी साल जो हम असेट यूज कर रहे हैं, हम डेप्रिसिएशन कौन से अमाउंट पे लगाएंगे, 90,000 पे कि 1 लाख पे, 90,000 पे. तो अब 90,000 का 10% कितना होता है, 9,000. तो ये भी 12 महीना है, ये 12 महीना का अपना डेप्रिसिएशन का अमाउंट है 9,000. तो 90,000 में से 9,000 माइनस हो गया तो कितना बचा, 81,000. फिर ये अपना थर्ड ईयर, ये भी 12 महीना क्या किए, अपने मशीन को यूज किए हैं. ये मेरा सेकेंड ईयर के एंड का WDV वैल्यू है. तो अब इस पे लगेगा मेरा 10%. तो 81,000 का 10% कितना होता है, 8,100. तो 81,000 माइनस 8,100 कितना होता है, 72,900. 72,900. तो ये थर्ड ईयर के एंड का क्या है वंश, रिटन डाउन वैल्यू. फिर ये फोर्थ ईयर भी क्या है, अपने पूरा 12 महीना मशीन को यूज किए. तो 72,900 में 10% लगेगा तो कितना होता है, 7290. तो माइनस करके बताओ वैल्यू कितना बच रहा है फोर्थ ईयर के एंड में, 65,610. समझ में आया. तो वही चीज है देखो, डेप्रिसिएशन इज कैलकुलेटेड एवरी ईयर ऑन द रिटन डाउन वैल्यू ऑफ असेट. तो WDV मेथड में क्या करते हैं, अपने जो रिटन डाउन वैल्यू आता है, डेप्रिसिएशन को माइनस करने के बाद जो अमाउंट आता है उस पे अपने डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करते हैं. फिर क्या लिखा हुआ है, हर साल डेप्रिसिएशन क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है. देखो पहले कितना था, 10,000, फिर कितना हुआ 9,000, फिर 8,100, फिर 7290. तो WDV मेथड में क्या होता है, डेप्रिसिएशन हर साल रिड्यूस होता रहता है. और SLM मेथड में क्या था, डेप्रिसिएशन हर साल क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है. और उस मेथड में अपने डेप्रिसिएशन कौन से अमाउंट पे निकालते हैं, ओरिजिनल कॉस्ट पे निकालते हैं. यहाँ पे जो रिटन डाउन वैल्यू है उसके ऊपर क्या करते हैं, अपना डेप्रिसिएशन निकलता है. समझ आया, हाँ कौन सा यूज होता है, नहीं बता रहे हैं हम तुम्हें. चलो ठीक है. एक चीज और लिखना पड़ेगा अपने को, मेथड्स ऑफ डेप्रिसिएशन में. वापस से हेडिंग दो एक बार, मेथड्स ऑफ डेप्रिसिएशन. लिखो प्रोविजन, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट is not maintained. क्या चीज, नहीं ये दो चीज लिखवा रहे हैं. ये तो SLM मेथड और ये था वो ये अलग से मेथड नहीं है, इसका दो अलग सब चीज. एक बार देखो, फिर लिखो प्रोविजन फॉर, हॉरिजॉन्टली लिख रहे हैं ऐसे.
provision for depreciation account is maintained. Provision for depreciation account is maintained. तुम लोग को बोल सकते हैं क्वेश्चन में कि भाई तुम लोग को असेट अकाउंट बनाने देगा और डेप्रिसिएशन अकाउंट बनाने देगा और बोलेगा प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट इज नॉट मेंटेन्ड। लेकिन तुम लोग का क्वेश्चन में बहुत बार ये भी दे सकता है कि प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट इज मेंटेन्ड, एक अलग अकाउंट के बारे में बोलेगा, तब तुम लोग को क्या से क्या करना है वो हम तुम लोग को यहाँ पे बता रहे हैं। देखो, जब प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट नहीं बन रहा है तो अपने क्या करेंगे? तो जब प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट नहीं बन रहा है तब अपने क्या करेंगे? लिखो ओनली असेट अकाउंट इज प्रिपेयर्ड। तो जब अपने को क्वेश्चन में बोल दिया कि प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट नहीं बनाना है तो क्या बनाएंगे? ये अकाउंट नहीं बनाएंगे तो कौन सा अकाउंट बनाएंगे अपने? असेट अकाउंट। अब असेट तो कुछ भी हो सकता है, अपने को मशीनरी दे दिया, अपने को फर्नीचर अकाउंट दे दिया, अपने को व्हीकल अकाउंट दे दिया, है ना, बोल दिया व्हीकल अपने खरीद रहे हैं, फर्नीचर खरीद रहे हैं, मशीनरी खरीद रहे हैं, तो जो खरीदेंगे उसी का अकाउंट अपने को बनाना पड़ेगा, राइट। और ये अकाउंट मतलब क्या है? कौन सा अकाउंट है? लेजर अकाउंट है, तो अपने को लेजर ही बनाना है, इसमें और कुछ नहीं है। इसमें अकाउंट्स बनाना है मतलब लेजर अकाउंट्स बनाना है। नहीं, बहुत सारा एसेट्स मतलब एक ही तरीके का नहीं दे सकता है, लेकिन ऐसे हाँ बनाना पड़ेगा, लेकिन ऐसे देता नहीं है वो। मान लो फर्नीचर ही दे दिया, फर्नीचर के अंदर ही तुमको बोलेगा 3-4 तरीके का फर्नीचर तुम खरीद रहा है, बेच रहा है, वैसे देगा वो। ये नहीं कि एक गाड़ी खरीद लिया, एक फर्नीचर खरीद लिया, एक मशीनरी खरीद लिया, ऐसे नहीं देगा। चलो, तो जब प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट इज नॉट मेंटेन बोला तो अपने कौन सा अकाउंट बनाएंगे? असेट अकाउंट बनाएंगे। फिर लिखो asset is shown at written down value, या फिर बुक वैल्यू। इसका मतलब क्या है? लिखो कॉस्ट ऑफ मशीनरी 1000 रुपया, फिर लिखो डेप्रिसिएशन 100 रुपया। तो अपना रिटन डाउन वैल्यू क्या हो गया? 900 रुपया हो गया। तो जब अपने को क्वेश्चन में दे देगा कि प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट अपने को नहीं बनाना है, तब अपना कौन सा अकाउंट बनेगा? असेट अकाउंट बनेगा। तो उसी अकाउंट में अपने क्या करेंगे? डेप्रिसिएशन भी लिखेंगे। उसी अकाउंट में अपने क्या चार्ज करेंगे? डेप्रिसिएशन भी चार्ज करेंगे। मान लो हम लोग खरीदे हैं तो हम लोग दिखाएंगे हम लोग 1000 रुपए का सामान खरीदे, फिर ईयर एंड में क्या लगता है? डेप्रिसिएशन लगता है, तो उसी अकाउंट में अपने दिखाएंगे कि डेप्रिसिएशन का अमाउंट इतना है, तो मेरा बैलेंस कितना बचेगा उस अकाउंट में? फिर 900 रुपया। तो इस हिसाब से इस अकाउंट में चलेगा। समझ में आया? मतलब अपने डेप्रिसिएशन भी उसी अकाउंट में दिखाएंगे। कैसे दिखाएंगे? जब अपने सम्स करेंगे तो तुम लोग को और अच्छे से समझ में आएगा। अभी बस थ्योरेटिकली समझ लो। अच्छा, अब इसका जर्नल एंट्रीज क्या होगा? तो मेरे को बताओ तो डेप्रिसिएशन का जर्नल एंट्री क्या होता है? तुम लोग किया हुआ है? वेरी गुड। क्योंकि डेप्रिसिएशन देखो बता रहे हैं, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट अकाउंट। अर्शल, ये एसेट अकाउंट क्रेडिट क्यों हो रहा है अपना? वेरी गुड, क्योंकि एसेट का वैल्यू कम हो रहा है। एसेट अगर कम होता है तो उसको अपने क्रेडिट करते हैं। फिर इसी के साथ चिपक के देखो, ये अपना खर्चा है ना, डेप्रिसिएशन अपना खर्चा है। अपने क्या करते हैं ना, ईयर एंड में सारा खर्चा को प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ले जाते हैं और वहां जाके ट्रांसफर कर देते हैं। तो अभी डेप्रिसिएशन क्या हो रहा है? डेबिट हो रहा है। इसको खत्म करने के लिए अपने को क्या करना पड़ेगा? क्रेडिट करना पड़ेगा। और डेबिट किसको करेंगे? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को डेबिट करेंगे। आर्यन तुम सीख किया भी होगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में लिखता था ना टू डेप्रिसिएशन, वही चीज है। तो समझ में आ रहा है? डेप्रिसिएशन अपना खर्चा है। अपना रूल यही है कि खर्चा को ईयर एंड में क्या करना पड़ता है? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर कर देना पड़ता है।
तो डेप्रिसिएशन अभी तो तुम्हारा डेबिट हो रहा है, लेकिन तुम जब इसको खत्म कर देगा, मतलब तुम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जब तुम ले जाएगा, तो ये जो डेबिट हो रहा है इसको तुम क्या करेगा, क्रेडिट कर देगा। समझ में आया? और तुम डेबिट फिर किसको करेगा, तुम कौन से अकाउंट में उसको डाल रहे हैं, पीएनएल अकाउंट में डाल रहे हैं, तो तुम पीएनएल अकाउंट को डेबिट कर दे। तो हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं पीएनएल अकाउंट डेबिट टू डेप्रिसिएशन अकाउंट। मतलब ये रूल क्या है कि ट्रायल बैलेंस जो होता है ना, उसमें अपना क्या क्या होता है, एक्सपेंसेस होता है, इनकम होता है, कैपिटल होता है, लाइबिलिटी होता है और असेट होता है। जो कैपिटल, लाइबिलिटीज और असेट्स है ना, उसको तो अपने ईयर एंड में क्या करते हैं, बैलेंस शीट में ले जाते हैं। और जो इनकम और अपना एक्सपेंसेस वो बचता है, उसको अपने कहाँ भेज देते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में भेज देते हैं। तभी मेरा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के थ्रू क्या निकलता है, प्रॉफिट या फिर लॉसेस निकलते हैं। वो डायरेक्ट एक्सपेंसेस आता है, यहाँ पे हम इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस का बात करें। डेप्रिसिएशन इज नॉट अ डायरेक्ट एक्सपेंस, इट इज एन इनडायरेक्ट एक्सपेंस। क्योंकि एडजस्टमेंट में होता है, इसका 2 इफेक्ट होता है, वो सब छोड़ो, बट अभी जस्ट बता रहे हैं। समझ में आया नॉर्मल डेप्रिसिएशन का? और फिर डेप्रिसिएशन को अपने ट्रांसफर कर देते हैं पीएनएल अकाउंट में, तो उसका जर्नल एंट्री। अब जब अपना प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट बन रहा है, जब अपने को क्वेश्चन बोलेगा कि प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट बनाओ, तब अपने क्या करेंगे, तब देखो असेट अकाउंट तो बनेगा, एक और अकाउंट क्या बनेगा अपना, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट। लिखो असेट अकाउंट एंड asset account and provision for depreciation account is prepared. Provision for depreciation account is prepared. फिर लिखो, यहाँ पे क्या करते थे अपने असेट को कौन से वैल्यू में लिखते थे, डेप्रिसिएशन को माइनस करने के बाद जो अमाउंट आ रहा है उस पर अपने रिकॉर्ड करते हैं। यहाँ पे लिखो असेट इज shown at cost। मतलब कि लिखो कॉस्ट अपना है मशीनरी का 1000 रुपया और डेप्रिसिएशन का अमाउंट क्या है 100 रुपया। तो अपने असेट अकाउंट बनाएंगे ना, असेट अकाउंट यहाँ पे क्या है, मशीनरी अकाउंट। मशीनरी अकाउंट क्या है अपना, असेट अकाउंट। तो अपने असेट को कौन से अमाउंट में दिखाएंगे, 1000 रुपया में दिखाएंगे। तो इस अकाउंट में अपने क्या करेंगे, जब अपने प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट बना रहे हैं, तो इस अकाउंट में क्या है, अपने ये 100 रुपया नहीं डालेंगे। ये 100 रुपए का क्या है, अपने ये जो डेप्रिसिएशन का जितना भी अपने को पता चल रहा है कि भाई डेप्रिसिएशन 100 रुपया इस साल का, डेप्रिसिएशन के लिए एक अलग सा अपने बॉक्स खोल देंगे, एक अलग सा अकाउंट खोल देंगे। उसी अकाउंट में क्या है, जितना डेप्रिसिएशन अपना हो रहा है हर साल का, उसी डेप्रिसिएशन वही वाले अकाउंट में डालते रहेंगे। तो उस अकाउंट का नाम क्या है, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट। तो ये जो 100 रुपया ये क्या करेंगे, अपने एक दूसरे अकाउंट में डालते रहेंगे, भरते रहेंगे, और उस अकाउंट का नाम क्या रहेगा अपना, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट। समझ में आया, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट। हाँ, मशीनरी अकाउंट, ये अपने मशीनरी खरीद रहे हैं ना, यही तो अपना असेट हो गया ना, यही तो असेट अकाउंट हो गया। मशीनरी तुम्हारा असेट हो गया, तो तुमको मशीनरी का अकाउंट बनाना पड़ेगा। तो जब अपना प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट बन रहा है, तब अपने असेट अकाउंट में क्या है, डेप्रिसिएशन का वैल्यू नहीं डालेंगे, असेट अकाउंट अपना एट कॉस्ट चलता रहेगा, और जो डेप्रिसिएशन का अमाउंट है वो अपने अलग से एक अकाउंट में डालते रहेंगे। उस अकाउंट का नाम क्या है अपना, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट। ठीक है, वो हर साल का डेप्रिसिएशन अपने इसी अकाउंट में डालते रहेंगे, और ये अकाउंट क्या है अपना, बढ़ता रहेगा, क्योंकि हर साल डेप्रिसिएशन का अमाउंट ऐड कर रहे हैं, तो वो अकाउंट बढ़ता जा रहा है। अच्छा, फिर जर्नल एंट्रीज इसका भी लिख लो। यहां देखो क्या हो रहा था, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू असेट। क्यों, क्योंकि अपने क्या करते थे, असेट अकाउंट में डेप्रिसिएशन का अमाउंट भी दिखा रहे थे, तो मेरा असेट का वैल्यू क्या हो रहा था, कम हो रहा था। यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, डेप्रिसिएशन हम लोग कौन से अकाउंट में डाल रहे हैं, प्रोविजन फॉर डेप्री, तो यहाँ पे डेप्रिसिएशन टू असेट नहीं लिखेंगे, यहाँ क्या लिखेंगे, डेप्रिसिएशन टू प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट। बिकॉज डेप्रिसिएशन अपने कौन से अकाउंट में डाल रहे हैं, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट में डाल रहे हैं। और फिर नॉर्मल वही होगा, डेप्रिसिएशन अपना खर्चा है, इसको अपने को क्या करना है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में भेज देना। तो ये अभी डेप्रिसिएशन डेबिट हो रहा है, खर्चा है, इसको खत्म करेंगे तो क्रेडिट हो जाएगा, और डेबिट अपना प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हो जाएगा। कौन सा, ये वाला,
नहीं करेंगी वही, नहीं एसेट वाले में सिर्फ जो कॉस्ट है ना वही टू बैलेंस, मान लो तुम खरीदा 1000 रुपए का, तो टू बैंक, फिर बाई बैलेंस शीट, फिर टू बैलेंस शीट, वो नॉर्मल एट कॉस्ट ही चलता रहेगा, जितना भी डेप्रिसिएशन है वो तुम्हारा उसमें जाएगा, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट में तुम अलग से डालता रहेगा। बस बहुत इजी है, खाली नाम के कारण तुम लोगों को कंफ्यूजिंग लग रहा है। जब प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट नहीं बन रहा है तो तुम असेट अकाउंट में ही तुम जो मशीन खरीद रहे हो वो भी डालोगे, उसमें ही डेप्रिसिएशन चार्ज करोगे। जब प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट बन रहा है तो तुम्हारा दो अकाउंट बनेगा, एक एसेट अकाउंट तो बनेगा, एक प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट भी बनेगा। एसेट अकाउंट में अपना वो एट कॉस्ट चलता रहेगा, और प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट में सिर्फ अपने को जितना भी अपना डेप्रिसिएशन लग रहा है वो अपने डेप्रिसिएशन डालते रहेंगे, और कुछ नहीं। बहुत इजी है। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं टू डेप्रिसिएशन अकाउंट। चलो हो गया ये वाला। अब हम तुम लोग को ये भेजते हैं, फुल मटेरियल नहीं भेज रहे हैं, पहला 4-5 सम का हम तुम लोग को भेजते हैं। देखो आया क्या तुम लोग के पास? एक बार चेक कर लो, आया? चलो आओ, अवनी दे दिए तुमको हम 6 समय क्या? माइट भी 30। एक सेकेंड रुको, अपनी हम चेक करते हैं। अब चेक करो एक बार अपनी। चलो आओ, क्वेश्चन नंबर 1। देखो क्या लिखा हुआ है, मेहताब purchased the machine on 1st October 2018 for ₹5 lakh। तो मेहताब क्या है? एक मशीन, ध्यान से पढ़ो एकदम, मशीन खरीदा, कब खरीदा? 1 अक्टूबर 2018 को। कितना रुपए का खरीदा? 5 लाख रुपए का खरीद रहा है, प्लस CGST एंड SGST एट द रेट 6% ईच। तो आपने CGST और SGST भी दिए, तो मेरे को पता हो ये जो टैक्स है क्या ये कॉस्ट में ऐड होगा? कॉस्ट में ऐड नहीं होगा, ठीक है। He paid ₹20,000 for loading, unloading and carriage expenses to bring the machine to the factory। तो फैक्ट्री तक लाने के लिए अपने ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा कितना लग रहा है? 20,000 रुपया। He further incurred ₹25,000 for installing the machine। अब मशीन को इंस्टॉल करने के लिए भी कितना लग गया अपना? 25,000 रुपया लग गया। Determine how much amount did मेहताब पे टू द वेंडर ऑफ मशीन। वेंडर ऑफ मशीन मतलब जिससे अपने मशीन खरीद रहे हैं, जो अपने को मशीन दे रहा है उसको मेरे को बताओ अपने कितना अमाउंट दिए होंगे। तो ए का आंसर क्या होगा अपना? अमाउंट पेड टू वेंडर ऑफ मशीन, अमाउंट पेड टू वेंडर ऑफ मशीन। बहुत क्लोज हो तुम, वेरी गुड। हम लोग क्या देंगे? वैल्यू, जो कॉस्ट है मशीन का वो देंगे, और जीएसटी भी तो देंगे उसको। तो वैल्यू या फिर कॉस्ट ऑफ मशीन, मेरा मशीन का कॉस्ट है 5 लाख रुपया, एड CGST 6% और SGST 6%, 30,000 और यहाँ 30,000, तो मिला के कितना हुआ? 5,60,000। तो ये 5,60,000 क्या है? उस मशीन के वेंडर को देना पड़ेगा। तो अलग अलग केस पूछ रहा है तुमको, यहाँ पे कॉस्ट क्या है मशीन का वो नहीं पूछ रहा है, समझा? जो कि तुम मशीन अकाउंट में डेबिट करेगा वो नहीं पूछ रहा है तुमको यहाँ पे।
तुमको ये पूछना है कि तुम दुकानदार को कितना रुपया दे, दुकानदार को थोड़ी ना, तुम तो अपना जर्नल एंट्री करेगा ना, तुम उसमें अपना ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा, इंस्टॉलेशन का खर्चा लिखेगा, तुम वेंडर को तो इतना ही देगा यार। हाउ मच अमाउंट विल बी डेबिटेड टू मशीनरी अकाउंट, मशीनरी अकाउंट में अपना कितना डेबिट होगा, वेरी गुड, 5,45,000। कैसे, जो अपना मशीन का वैल्यू है 5 लाख रुपया, वो प्लस लोडिंग अनलोडिंग अपना जो 20,000 है, और जो इंस्टॉलेशन का खर्चा है 25,000, इसमें तुम टैक्स ऐड नहीं करेगा, समझो। अमाउंट टू बी डेबिटेड, अमाउंट टू बी डेबिटेड टू मशीनरी अकाउंट, यहां पे हम लिखते हैं कॉस्ट ऑफ मशीन, फिर आएगा यहाँ पे मेरा लोडिंग अनलोडिंग, और यहां हम लिख रहे हैं इंस्टॉलेशन चार्जेस। कॉस्ट मेरा 5 लाख रुपया है, लोडिंग 20,000, और इंस्टॉलेशन कितना है अपना 25,000। लिखेंगे, हम पूरा नहीं लिख रहे, तुम लोग पूरा लिख लेना, ठीक है अभी। चलो तो ये मिला के कितना हुआ अपना, 5,45,000। चलो नंबर सी में आ जाओ, पास द जर्नल एंट्रीज गिविंग अफेक्ट टू द ट्रांजैक्शन। तो मेरे को बताओ अब जर्नल एंट्रीज क्या होगा। सबसे पहले तो अपने मशीन खरीद रहे हैं और जीएसटी दे रहे हैं, क्यों होगा परचेज बाबू, गुड्स परचेज कर रहे हैं, मशीनरी अकाउंट डेबिट, इनपुट सीजीएसटी अकाउंट डेबिट, इनपुट एसजीएसटी अकाउंट डेबिट टू कैश, चेक लिखा है तो बैंक, वैसे टू कैश। डेट क्या होगा, 2018 अक्टूबर 1, बिकॉज अक्टूबर 1 को अपने मशीन खरीद रहे हैं, तो हम डेप्रिसिएशन वाले चैप्टर में डेट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मशीनरी अकाउंट डेबिट, इनपुट सीजीएसटी अकाउंट डेबिट, इनपुट एसजीएसटी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। मशीनरी 5 लाख, सीजीएसटी 30,000, एसजीएसटी 30,000, यहाँ पे कितना आ जाएगा अपना 5,60,000। चलो उसके बाद अपने को क्या बोल रहा है, अपना दूसरा क्या था कि अपने को क्या करना है, मशीनरी अकाउंट में कितना डेबिट होगा। तो मेरे को बताओ साइना, इसका जर्नल एंट्री क्या होगा, ये वाले पार्ट का जर्नल एंट्री क्या होगा, ये वाले पार्ट का जर्नल एंट्री। ठीक बोला ना, क्यों करोगी तुम वो, तुम तो सब चीज कैपिटलाइज कर रही हो, जब तक मशीनरी रेडी टू यूज कंडीशन में नहीं आ जाता तुमको तो ये सब कॉस्ट में ऐड करना है ना। तो मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश कितना, 5,45,000। मशीनरी अकाउंट डेबिट, हाँ बस ये लास्ट ही तो है, उसके आगे तो और कुछ है नहीं। मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश 5,45,000, बस हो गया। हाँ वही तो, मशीन मशीनरी कुछ भी बात एक ही है। पहले मैं कंफ्यूज कर रहा हूँ चार्ज आएगा कि नहीं, समझ आया। चलो बढ़िया, क्वेश्चन नंबर 2 में आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोल रहे हैं, अ फर्म बॉट अ मशीनरी फॉर ₹7,40,000 ऑन 1 अप्रैल 2018। तो 1 अप्रैल 2018 को एक फर्म क्या किया, एक मशीनरी खरीद के लाया 7,40,000 रुपया में, एंड स्पेंड ₹60,000 ऑन इट्स इंस्टॉलेशन, 60,000 उसके इंस्टॉलेशन पे खर्चा कर दिया। इट्स यूजफुल लाइफ इज एस्टिमेटेड टू बी ऑफ 5 years। तो उसका यूजफुल लाइफ कितना है, 5 साल की, उसका प्रोडक्टिवली वो अच्छे से 5 साल काम चल पाएगा।
its estimated realizable or scrap value at the end of the period was estimated at ₹40,000. तो बोल रहे हैं 5 साल के बाद ये रद्दी के भाव में 40,000 में बिक जाएगा, तो उसका स्क्रैप वैल्यू 40,000 दे दिया. फाइंड आउट द अमाउंट ऑफ एनुअल डेप्रिसिएशन एंड द रेट ऑफ डेप्रिसिएशन. तो एनुअल डेप्रिसिएशन और रेट ऑफ डेप्रिसिएशन अपने को निकालने बोला है, तो बहुत इजी है. तो आप लोग फॉर्मूला लिख के करना, ये नहीं कि विदाउट फॉर्मूला लिखे करोगे. तो अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन का फॉर्मूला क्या था? कॉस्ट ऑफ असेट माइनस स्क्रैप वैल्यू डिवाइडेड बाय यूजफुल लाइफ, एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ, राइट. तो बस सिंपल. तो मेरे को बताओ, हम यहाँ पे, ठीक है, तुम लोग फॉर्मूला लिखो, हम फॉर्मूला नहीं लिख रहे. कॉस्ट ऑफ द एसेट कितना हो जाएगा? 80,000, क्योंकि 60,000 रुपया इंस्टॉलेशन का खर्चा भी है, जो अरे वही 8 लाख रुपया, भूल से 80,000 बोल दिया. 7,40,000 प्लस 60,000 विच इज 8 लाख. समझा अर्शिल? इंस्टॉलेशन में तो तुम ऐड करेगा ना, वो पता नहीं मेरे को, तुम लोग निकालो. हाँ, 8 लाख माइनस 40,000, अच्छा, डिवाइडेड बाई क्या बोला अपने को? 5, 1,52,000 है ना. कॉस्ट ऑफ द असेट, तो असेट के कॉस्ट में तो ऐड होता है ना वो. अब रेट ऑफ डेप्रिसिएशन निकालने बोला है, तो रेट ऑफ डेप्रिसिएशन का फॉर्मूला क्या था साइना? अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन divided by total cost of asset into 100. Amount of depreciation divided by cost of asset into 100. तो amount of depreciation कितना निकला अपना? 1,52,000. टोटल कॉस्ट ऑफ असेट कितना है? 8 लाख. इंटू क्या करेंगे अपने? 100 करेंगे. तो मेरे को निकाल के बताओ परसेंट कितना आ रहा है? 19%. हाँ ठीक है, 19% पर एनम. पर एनम मतलब पूरा साल का. समझ आया? नंबर 3, नंबर 3 देखो सबको ही. राम ब्रदर्स परचेज द machine on 1st October 2016 at a cost of ₹1,50,000. तो अपने मशीन कब खरीद रहे हैं? 1 अक्टूबर को खरीद रहे हैं. परचेज प्राइस क्या है मेरा? 1,50,000 एंड स्पेंड ₹10,000 ऑन इट्स इंस्टॉलेशन. ठीक है, तो टोटल कॉस्ट कितना हो गया अपना? 1,60,000, क्योंकि 10,000 रुपया अपने इंस्टॉलेशन पे खर्चा कर रहे हैं. The realizable value or scrap value at the end of its estimated useful life of 10 years is estimated at ₹10,000. तो scrap value अपने को 10,000 दे दिया और useful life अपने को 10 साल दिया है. The books of accounts are closed on 31st March every year. तो अपना year close कब हो रहा है? 31st March को हर साल मेरा year close हो रहा है. Show the machinery account and depreciation account for 3 years. तो 3 साल का अपने को क्या करना है? मशीनरी अकाउंट भी बनाना है और डेप्रिसिएशन अकाउंट भी बनाना है. तो मेरे को बताओ, यहाँ पे ये ना एसएलएम मेथड बोल रहे हैं, क्योंकि एसएलएम मेथड में ये वाला फॉर्मूला था ना, तुम लोग नोटिस किया होगा. एसएलएम जो था अपना स्ट्रेट लाइन मेथड, उसी के अंदर हम ये फॉर्मूला लिखवाए थे. तो चलो हम लोग अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन निकाल लेते हैं. अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन निकाल लो. मेरा कॉस्ट कितना हो जाएगा? 1,60,000 माइनस मेरा रेसिडुअल वैल्यू कितना दिया है? 10,000 डिवाइडेड बाई 10. तो कितना आ जाएगा ये अमाउंट? 15,000. ठीक है, मेरा डेप्रिसिएशन का अमाउंट 15,000 आ गया. समझ आया? चलो, अब अपने को मशीनरी अकाउंट बनाना है. मशीन अकाउंट और डेप्रिसिएशन अकाउंट, 2 अकाउंट बनाने बोला है. पहले अपने मशीन अकाउंट बनाएंगे. और कितना साल के लिए बोला है? बनाते रहो कि रुक जाओ 3 साल के बाद. 3 साल के बाद रुक जाओ. हाँ, समझे नहीं? तुम देखो, तुमको समझ आएगा. फॉर्मेट क्या है इसका? डेट पर्टिकुलर्स अमाउंट, डेट पर्टिकुलर्स अमाउंट. अकाउंट है तो डेबिट और क्रेडिट 2 साइड होगा अपना. डेट पर्टिकुलर्स
अकाउंट मतलब ही लेजर। चलो तुम लोगों को स्कूल में बोला है तो यहाँ पे दे देना, लेकिन कोई जरूरत नहीं है ऐसे, स्कूल में अगर बोलेगा तो दे देना। चलो ध्यान दो, सबसे पहले देखो अब यहाँ पे अपने को स्टेप वाइज चलना पड़ेगा। तुम लोग पूरा जैसे जैसे हम बोल रहे हैं वैसे वैसे लिखना है। पहले समझो, समझ समझ के लिखो, अपने इसलिए भाग नहीं रहे, अपने धीरे धीरे कर रहे हैं, क्योंकि बेस अगर एक दो क्लास समझ जाएगा ना फिर आगे तुम लोग खुद कर ले। सबसे पहले अपने क्या कर रहे हैं, मशीन खरीद रहे हैं, राइट। तो मशीन खरीदने का जर्नल एंट्री क्या होता है, मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश। लेकिन क्या करते हैं ना, अपने सिंस मशीनरी ज्यादा दाम का खरीदे तो तुम लोग की बुक में हर जगह ये माना हुआ है कि मशीनरी अकाउंट डेबिट टू बैंक लिखते हैं, कैश नहीं लिखते। कैश लिखेगा तो गलत नहीं होगा, लेकिन डेप्रिसिएशन वाले चैप्टर में, ये सब चैप्टर में इन लोग क्या अज्यूम करता है कि इतना ज्यादा अपने दाम का मशीनरी खरीद रहे हैं तो अपने क्या कर रहे हैं, बैंक के थ्रू पेमेंट कर रहे हैं। तो जन ठीक है, तो अपना मशीनरी अकाउंट डेबिट टू बैंक। तो मेरे को बताओ अपने किस साइड में लिखेंगे, मशीनरी अकाउंट डेबिट और यहाँ क्या लिखेंगे, टू बैंक अकाउंट। हाँ डेट लिख रहे हैं हम, डेट क्या है अपना, अक्टूबर 1 2016। देखो सुनो मेरा बात, हम एक ही बार में 1,60,000 लिख दे कि दो बार लिखे, टू बैंक 1,50,000 और 10,000, क्या करना है एक साथ में, ठीक है 1,60,000। तुम लोग यहाँ पे ऐसे लिख दो 1,50,000, ये तो अपना कॉस्ट हो गया, प्लस 10,000 अपना क्या हो गया, इंस्टॉलेशन था। समझ आया ये चीज। अब क्या, देखो ये 2016 का ये फाइनेंशियल ईयर एंड कब होगा, 31 मार्च 2017। तो इस बीच में कुछ और हो रहा है क्या, और कुछ नहीं हो रहा है, तो अपना ईयर एंड पे क्या लगेगा, डेप्रिसिएशन लगेगा। ईयर एंड में क्या लगेगा, डेप्रिसिएशन। तो डेप्रिसिएशन का जर्नल एंट्री क्या होता है, यहाँ पे तो प्रोविजन पर डेप्रिसिएशन अकाउंट अपने नहीं बना रहे हैं, नॉर्मल वाला चीज है। तो डेप्रिसिएशन का जर्नल एंट्री क्या होता है, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी अकाउंट। मशीन असेट हो गया ना, असेट का वैल्यू कम होगा, तो टू मशीनरी अकाउंट, मतलब मशीनरी अकाउंट क्या हो रहा है, क्रेडिट। और अपने यहाँ पे क्या लिखेंगे, बाई डेप्रिसिएशन अकाउंट। आर्यन समझा, श्योर। ये अपने डेप्रिसिएशन कब लगा रहे हैं, 2017 मार्च 31। डेप्रिसिएशन ईयर एंड पे लगता है। तो मेरे को बताओ आप डेप्रिसिएशन कितना लिखेंगे, नहीं नहीं, एसएलएम मेथड है ना, रेट ऑफ डेप्रिसिएशन, ये फिक्स्ड है, डेप्रिसिएशन का अमाउंट निकाल चुके हैं ऑलरेडी। सोच के बोलो। वेरी गुड, सुनो मेरा बात, ये जो 15,000 अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन निकाले थे, ये पूरा साल का निकाले थे अपने। अपने कितना महीना यूज कर रहे हैं मशीन को, अक्टूबर 1 से मार्च 31, कितना महीना हो गया, अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च। तो अगर ये 15,000 12 महीने का है तो 6 महीने का कितना होगा, तो इंटू 6/12 करना पड़ेगा, 15,000 इंटू 6/12 करना पड़ेगा, तो कितना आएगा 7,500। अर्शु समझा ये चीज, अपने ये जो निकाले थे ना, ये तुम्हारा जो 15,000 निकला है वो एक साल का निकला है। लेकिन तुम पहले साल तो क्या कर रहे, तुम अक्टूबर में मशीन खरीदा, तुम अप्रैल 1 को मशीन नहीं खरीदा है, तुम अक्टूबर को खरीदा, तो तुम 6 महीने का डेप्रिसिएशन लगाएगा ना। अपना एक साल का डेप्रिसिएशन अपने को पता है, तो 6 महीने का कितना होगा, उसका आधा 7,500। तो चलो 1,60,000 था अपना शुरू में, लेकिन इसका वैल्यू 7,500 से कम हो गया, तो अपना बैलेंस कितना बचा मशीन का, बाई बैलेंस सीडी। बैलेंस भी अपने कब निकालेंगे भाई, ईयर के एंड में, मार्च 31। मेरे को बताओ बैलेंस कितना बच रहा है, 150 to 500 क्या, 150 to 500। अब इस ईयर को टोटल करो, मतलब एक साल अपना खत्म हो गया। समझ आया यहाँ तक, ये एक साल हो गया, पहले अपने मशीन खरीदे, फिर ईयर एंड में अपने डेप्रिसिएशन लगाए, फिर अपने देखे कि उसका बैलेंस कितना बचा हुआ है। ठीक है, अब अपने को दूसरा साल करना है, तो ये क्या था अपना, मार्च 31 2017 था। अब मेरा नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट कब होगा, 2017 अप्रैल 1। तो जो यहाँ पे बैलेंस सीडी था, ये यहाँ पे क्या आ जाएगा, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन,
टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, कितना लिखेंगे अपने यहाँ पे बैलेंस ब्रॉट डाउन? 152500। अब मेरे को बताओ अर्शिल, ये 1 अप्रैल 2017 को मेरा ईयर स्टार्ट हुआ है, ये ईयर एंड कब होगा? ईयर डेट बताओ। 31 2018। तो मेरे को बताओ अप्रैल 1 2017 से लेके 31 मार्च 2018 तक अपना कुछ खरीदा, अपने कुछ बेचे, क्या कुछ हुआ है? कुछ नहीं हुआ इस साल। तो अपने ईयर एंड में क्या लगाएंगे? डेप्रिसिएशन लगाएंगे। तो हम यहाँ पे लिखते हैं 2018 मार्च 31, क्या लिखेंगे इधर? बाई डेप्रिसिएशन अकाउंट। समझ में आ रहा है ना बाई डेप्रिसिएशन अकाउंट इधर क्यों लिख रहे हैं अपने? क्योंकि अपना जर्नल एंट्री वही होता है, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी अकाउंट। मेरे को बताओ आप कितना लिखेंगे इधर? 15,000। क्यों ऐसा है ना, 15,000 क्यों लिखेंगे? बिकॉज ये अपना पूरा साल यूज हो रहा है। इस साल आपने 6 महीना यूज किए थे, इस साल अपने पूरा साल यूज कर रहे हैं, इसलिए 15,000। अब बैलेंस लिख दो 13750 बाई बैलेंस CD मार्च 31। कितना बोला? 137,500। बस अब टोटल कर दो, मतलब अपना 2 साल भी खत्म हो गया। 152,500। अब तीसरा साल में आ जाओ, तो ये जो बैलेंस CD था ये क्या है? अगले साल का बैलेंस ब्रॉट डाउन बनेगा। तो 2018 अप्रैल 1 टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन कितना लिखेंगे अपने यहाँ पे? 137,500। अच्छा, ये ईयर एंड कब होगा? 31 मार्च 2019। क्या इस साल कुछ हो रहा है अपना? कुछ नहीं हो रहा है, तो बस सीधा डेप्रिसिएशन लगेगा। 2019 मार्च 31 बाई डेप्रिसिएशन अकाउंट, कितना? 15,000। 122,500 बोलो तो यहाँ पे डेप्रिसिएशन ऐसे 15,000 क्यों आ रहा है? क्योंकि ये कौन सा मेथड है? स्ट्रेट लाइन मेथड है, इसीलिए अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन फिक्स्ड है। हाँ, क्योंकि तुमको वो फॉर्मूला दिया है ना, वो फॉर्मूला तो SLM का ही है। देखो जहाँ पे हम तुमको SLM का कॉन्सेप्ट लिखवाए थे वहीं पे वो फॉर्मूला लिखवाए थे। अरे पहले वाले ये अमाउंट कितना आ रहा है? 122,500। अब इसको हम टोटल कर देते हैं। लिखना जरूरी है। अब देखो 3 साल वैसे तो अपना खत्म हो गया, लेकिन ये जो लास्ट का बैलेंस CD होता है ना, वो अगले साल क्या करते हैं? बैलेंस ब्रॉट डाउन करके छोड़ देते हैं अपने। नहीं, लिखना जरूरी होता है। ये तुम लोग के सर उल्टा ही चलते हैं, मतलब कैश बुक में बोलते हैं नरेशन लिखो। दीदी वो आप भी पढ़े थे। अरे बहुत कम स्कूल में बोलता है, हर स्कूल में नहीं बोलता ये सब। 122,500, ठीक है। तो मतलब हम लोग का 3 साल का डेप्रिसिएशन है 37,500। हाँ, 15 और 7,500। समझ आ गया? तो मशीनरी अकाउंट अपना डन। अब अपने को कौन सा अकाउंट बनाना है? डेप्रिसिएशन अकाउंट। डेप्रिसिएशन अकाउंट अपने को बनाना है। और डेप्रिसिएशन बहुत स्कोरिंग है, एक बार आने के बाद बहुत स्कोरिंग है डेप्रिसिएशन। हाँ, बहुत इजी है डेप्रिसिएशन। अब देखो अपना डेप्रिसिएशन कब कब लगा है? एक 2017 मार्च 31 को 7,500। दूसरा डेप्रिसिएशन अपना कब लगा? 2018 मार्च 31 15,000। और एक कब लगा? 2019 मार्च 31 15,000। तो 3 बार लगा है अपना। तो देखो मेरे को बताओ, इधर देखो तुम लोग, अपना जर्नल एंट्री क्या बना इसका? ये डेप्रिसिएशन का अपना जर्नल एंट्री बताओ मेरे को, इसका ये वाला डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी 7,500।
तो डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी, तो ये डेबिट साइड है अपना और ये अपना क्रेडिट साइड है। हम यहाँ पे लिख रहे हैं टू मशीनरी अकाउंट। टू मशीनरी अकाउंट अपना फॉर्मेट वही रहेगा, डेट पर्टिकुलर अमाउंट, डेट पर्टिकुलर अमाउंट 7,500। और पहला डेप्रिसिएशन कब लगा था अपना? 2017 मार्च 31 को, राइट? तुम लोग अपना बुद्धि लगा के बताओ, साइना तुम शायद लिख चुकी हो, क्या होगा अब अपना? इसके बाद क्या करेंगे अपने? इसका जर्नल एंट्री है डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी। हम तुम लोग को क्या बोले थे? अब ट्रांसफर करना है, तो यहाँ पे अपने बाई बैलेंस शीट नहीं लिख के क्या करेंगे? बाई प्रॉफिट एंड लॉस। समझा अर्शिल? हम देखो यहाँ पे लिख रहे हैं डेप्रिसिएशन टू मशीनरी, ये तो अपने कर दिए है ना। अब ये डेप्रिसिएशन को क्या करेगा? तुम क्रेडिट करेगा और डेबिट किसको करेगा? पीएनएल अकाउंट को। तो अब डेप्रिसिएशन अकाउंट क्या हो रहा है? क्रेडिट, और अपने यहाँ लिखेंगे बाई पीएनएल अकाउंट, मतलब बाई प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 75 बाई, हाँ सेम डेट 7500 2017 मार्च 31। आर्यन समझा? ईयर नेक्स्ट का करो, खुद से ट्राई करो। नेक्स्ट डेप्रिसिएशन कब लग रहा है अपना? ठीक है, 1 साल बाद 2018 मार्च 31। उसका भी जर्नल एंट्री क्या है? डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी 15,000, तो लिख लो यहाँ पे डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी अकाउंट 15,000, और डेट अपना क्या था? 2018 मार्च 31। और इधर क्या लिखेंगे? वही 2018 मार्च 31 बाई पीएनएल। तो डेप्रिसिएशन अकाउंट ऐसे ही चलता रहेगा, टू मशीनरी बाई पीएनएल, टू मशीनरी बाई पीएनएल, और कुछ नहीं आएगा इसमें। नहीं कुछ नहीं करेंगे इसमें। हाँ, बैलेंस शीट तो बच ही नहीं रहा है, तो तुम बैलेंस बीडी कैसे करेगा? तुम तो इसको सीधा ट्रांसफर कर दे रहा पीएनएल में। हाँ वाह, चलो देखो, वाह हे भगवान। देखो मेरा बात सुनो अब। तो अपना नेक्स्ट डेप्रिसिएशन कब लगा? 1 साल बाद 2019 मार्च 31 को। तो यहाँ पे लिखते हैं 2019 मार्च 31 टू मशीनरी अकाउंट 15,000। अब सेम यहाँ पे आ जाएगा 2019 मार्च 31 बाई प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 15,000। अब तुम लोग को अगर ऐसे लाइंस देना है तो तुम लोग ऐसे लाइंस दे सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। बस हो गया, यही है डेप्रिसिएशन। जब प्रोविजन आएगा थोड़ा सा है, लेकिन ऐसा ही है और कुछ नहीं। अपने आप को तो चल ली तुम। समझ आया? नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। 5 मिनट में जाना है, अभी तो 15 भी नहीं है। आपकी मर्जी, आप जो चाहे। बीच में जीएसटी वाला रहेगा लोग। नेक्स्ट क्लास में हो जाएगा ढंग से, तो फ्रेश माइंड लेके आएंगे। अब पिछले वाले वीडियो भी निकाल देंगे। अच्छा, इस सम का मशीनरी अकाउंट बना लेते अपने। सेम ही चीज हुआ ना। हाँ, वो एक ही बार में उस दिन करेंगे, फिर सारा भूल जाएंगे। संडे को नेक्स्ट क्लास है, छोड़ दीजिए। ठीक है, लेकिन इतना तुम लोग पढ़ के आना, नहीं तो क्या कंफ्यूजन क्रिएट होगा। समझ में आए? इसको प्रैक्टिस करना है आज से। इसके बीच में कहीं आईजीएसटी ऐड हुआ, वो बस देने के लिए दिया है। आज का क्लास अपने यहीं तक रखते हैं, नेक्स्ट डे अपने आगे कंटिन्यू करेंगे। रिकॉर्डिंग हम एंड कर रहे हैं।